जय हिंद। इंग्लिश ऑन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम और नज़दीक आते जा रहा है और उसके साथ तैयारी भी आपको ज़ोरों शोरों पे करनी है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपका आने वाला है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव वीडियो से देखते रहिए और कुछ ऑब्जेक्टिव आपका बुक जो है उसकी तैयारी करते रहिए। चलिए हम लोग वीडियो वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आंसर होगा। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह जो हो रहा है, तार जो हो गया वो खड़ा रखा गया और कह रहा है कि इसका विद्युत धारा का प्रवाह जो हो रहा है वो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। तो कह रहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन बीम को क्षैतिज यानी कि क्षैतिज में रखा जाता है तो तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। विक्षेप कौन होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऊपर की ओर। हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि समय बचाना है। आप भी ऑब्जेक्टिव क्या कीजिएगा, समय बचाने के लिए बस ऑप्शन याद रखिए, वही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो चित्र में कह रहा है चित्र में दिखाए गए परिपथ में E1 बराबर 10 वोल्ट दिया है, E2 बराबर आपका दिया है 6 वोल्ट और दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल है। फिर कह रहा है इनका प्रतिरोध R1 इक्वल 2 ओम, R2 इक्वल 1 ओम है। इनके आंतरिक प्रतिरोध है R1 और R2 जो है आंतरिक प्रतिरोध है। तो कह रहा है कि CD के बीच सेल का विभवांतर होगा, यानी कि C और D। ये देखिए C कहाँ दिखाई दे रहा है, C यहाँ पे दिखाई दे रहा है। C यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका C दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका D। तो इन दोनों के बीच हमें बताना है कि विभवांतर कितना होगा। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन हम बनाए हैं तो ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर आया 6 वोल्ट से अधिक, यानी कि 6 वोल्ट से थोड़ा सा अधिक आएगा। तो ऑप्शन हम लोग का ये नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, वो कह रहा है कि परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। तो ये देखिए यहाँ पर धारिता कौन सा होगा जी? तो धारिता जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये आपका धारिता होगा। इस पर बताना है कि कुल कितना आवेश होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने पर इसका जो धारिता आएगा वो कितना आएगा 18 माइक्रोकूलम। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हम लोग का 4 नंबर। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा। इसमें धारा का मान यानी कि विद्युत धारा का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा वो 0.1 एम्पियर, यानी कहाँ दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन होगा। 0.10 लिख दिया है, 0.1 एम्पियर होता है, ये करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है। यानी कि शक्ति इकाई मतलब होता है यहाँ इसका मात्रक। मात्रक इंग्लिश में इसको यूनिट कहते हैं। तो देखिए शक्ति का मात्रक जो होता है वो आप जानते हैं कि क्या होता है। तो वाट भी होता है और वाट के लिए एम्पियर P बराबर VI होता है ना। तो V जो होगा ये देखिए हम इसमें बता रहे हैं वाट भी होता है, यानी कि वाट छोड़ देंगे। फिर आपका देखिए यहाँ पर दिखाई दे एम्पियर, यानी कि P बराबर आप जानते हैं P बराबर होता है VI। देखिए P बराबर जो होता है वो VI होता है। तो P बराबर जब VI होता है तो यहाँ पे देखिए वोल्ट और विद्युत धारा का दिया है एम्पियर, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखिए ओम प्रति एम्पियर स्क्वायर और डी नंबर दिए एम्पियर गुणे प्रति ओम, यानी कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा 5 नंबर का वो सी होगा, यानी कि ओम प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग का किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध। किसी भी धातु का हमेशा याद रखिए ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ते चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है। तो बढ़ता है, घटता है कि अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन जो सही होगा वो अपरिवर्तित होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना उसकी चालकता बढ़ती है और ना ही
प्रतिरोधकता, इसका गुणनफल जो होगा अपरिवर्तित होता है। चलिए अगला जो हम लोग का है वो है 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया है ये सब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। लंबा लंबा भी आता है, छोटा भी आता है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतिरोध का प्रतिरोध आर है, एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध आर है, यह चर स्मॉल आर प्रतिरोध की श्रेणी में है तथा एक सेल यानी कि इसकी विद्युतवाहक बल ई दिया है, एप्सिलॉन दिया है, इनके आरे लगा है, आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं, तो चर प्रतिरोध का मान एक समान दर से कम किया जाता है, तो परिपथ से धारा इसका क्या होगा, तो घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, या बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो वो होगा सी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अचर मान को प्राप्त कर जाएगी। चलिए 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समान लंबाई और 10 ओम के समान प्रतिरोध वाले 4 तार वर्गाकार आकृति में जुड़े हैं, तो वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। कह रहा है समान लंबाई और 10 ओम के प्रतिरोध वाले 4 तार वर्गाकार है। तो देखिए ये आपका वर्गाकार है, ठीक है, और प्रतिरोध एक यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा है। तो कह रहा है कि वर्ग के दो विपरीत कोण या तो ये होगा और नहीं तो ये दोनों होगा आपका। तो दोनों के विपरीत कोण या तो इसका निकाल लीजिए या फिर इसका निकाल लीजिए। तो दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो देखिए हम करते क्या हैं, किसी एक का बीच निकालिएगा, तो ये देखिए ये किस क्रम में आ जाएगा आपका, ये जो होगा एक ही तार से जुड़ा है यानी कि श्रेणी क्रम में, फिर एक ही तार से जुड़ा है तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इसका मान निकाल लीजिएगा। तो इसको टोटल अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 10 ओम, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर क्यू आवेश है, चालक पर नेट आवेश, नेट मतलब होता है कुल, ये इंग्लिश दे दिया है, इंग्लिश इसका हिंदी होगा, कुल आवेश 0 है, तो चालक की केंद्र से क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी। इसका ऑप्शन जो करेक्ट सही होगा वो आपका बी नंबर होगा, त्रिज्य चलेंगी, चालक में 0 होंगी और बाहर त्रिज्य चलेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है त्रिज्या 1 cm के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, तो दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, माइक्रो नहीं दिया यहाँ पे, मिलीकूलम दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है, दूसरे गोले का विभव क्या होगा। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा, दूसरे गोले का ऑप्शन जो विभव होगा वो होगा V0। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोकूलम को 5 माइक्रोफैराड है, याद रखिएगा धारिता का SI मात्रक होता है फैराड है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो कितने संधारित्र को जोड़ेंगे कि ये आएगा, तो ऑप्शन नंबर 12 का आंसर होगा 4 को जोड़ेंगे तब ये जाकर आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए नंबर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका दे रहा है वो कह रहा है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर। तो आप लोग ये पढ़े होंगे थ्योरी में, आवेशित गोलीय चालक के अंदर कितना होता है जी, तो ऑप्शन इसका जो होगा हमेशा याद रखिएगा 0 होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा 0 होगा। अगला देखिए, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। कोई भी वस्तु अगर ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान हमेशा याद रखिएगा बढ़ेगा, और धन आवेशित होगा तो उसका घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी,
घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा ये बढ़ेगी। जब दोनों प्रोटॉन एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले जाते हैं तो दोनों की ऊर्जा बढ़ती जाती है। आगे देखिए, आगे जो है 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचायी जो ट्रांसफार्मर है, आपको पता है ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, उपचायी होता है और अपचायी होता है। तो अपचायी के बारे में पूछ रहा है, कौन सी राशि घटती है। तो हमेशा याद रखिएगा वोल्टेज घटता है इसमें। अगला देखिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन, एक फिगर दिया है और फिगर दिया है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है, यानी कि वाई पर आवेश दिया है और एक्स पर आवेश हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इसको निकालिएगा तो ये आपका आंसर आएगा -20 माइक्रोफैराड है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ए और बी बिंदुओं के बीच, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो समतुल्य धारिता इसका कितना होगा। तो इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/4 माइक्रोफैराड है। हमने सॉल्व करके देख लिया है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र परावैद्युत स्थिरांक दिया है। परावैद्युत स्थिरांक 2 के तेल में डुबा दिया जाता है। तो अचर आवेश की स्थिति में दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर होगा, 1/2 का गुणक, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो बी नंबर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, 8 माइक्रोफैराडे तथा 4 माइक्रोफैराडे के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 8 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा। तो इसको हल कीजिएगा तो इसका आएगा आंसर आपका 400 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहा है समान धारिता के स्मॉल एन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा। ये क्लास में भी आपको निकलवाया गया है, या फिर जहाँ पे आप पढ़े होंगे वहाँ पे भी निकलवाया गया होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा n² का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये आपका क्लास में निकलवाया गया है प्लस, या फिर आप जहाँ पढ़े होंगे वहाँ पे भी निकलवाया गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 22 नंबर, कौन गलत कथन है। इसमें कह रहा है कौन गलत कथन है। तो देखिए कौन गलत होगा। इसमें कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ये सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती हैं, ये भी सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल सभी माध्यमों में समान होता है, नहीं, सभी माध्यमों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए 23 नंबर, कह रहा है कि विस्थापन धारा घनत्व का मात्रक है। विस्थापन धारा घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है ओम होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा होगा सही। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपका कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसा होता है जी, पिछले वीडियो में भी इसका बताए थे। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में विक्षोभ है केवल, ई मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, बी मतलब ई मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और बी मतलब होता है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। याद रखिएगा, ई दिखाएगा तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में विक्षोभ है, तो विक्षोभ कौन सा होता है जी। तो याद रखिएगा दोनों में उत्पन्न होता है, विद्युत में भी और चुंबकीय में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध x बराबर R तथा श्रेणीबद्ध संधारित्र C का प्रतिघात दिया है y है।
तब संयोजित एसी स्रोत की कोणीय आवृत्ति होगी। तो इसका डायरेक्ट हम फार्मूला बता दे रहे हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा, x/y इंटू 1/RC। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का वो 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्रेणीबद्ध मतलब श्रेणी क्रम में एल और आर जो प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है कि प्रतिबाधा होगी। प्रतिबाधा के बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन अंदाज़ा लगाइए कौन सा सही होगा, याद आ रहा है? बहुत अच्छा। देखिए ये नंबर सही है, यानी कि r² प्लस ω² L², ये हम लोग का ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 28 नंबर देख लीजिए। धारिता C का एक संधारित्र प्रतिरोध R के एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि कोणीय आवृत्ति इसका ओमेगा का एक एसी स्रोत इसके आड़े संबंध किया जाता है, तो इसकी प्रतिबाधा क्या होगी। तो 28 नंबर का भी इसमें बोलिए फॉर्मूला इसका क्या होगा, श्रेणीबद्ध में निकालना है, श्रेणी क्रम में इसका निकालना है। तो इसका क्या होगा बोलिए जल्दी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 नंबर कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कि शक्ति गुणक किसके बीच बदलती है। तो शक्ति गुणक किसके बीच बदलती है, तो याद रखिएगा 0 और 1 के बीच बदलती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरी ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर, क्यूरी का नियम आता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 2 नंबर का आता है सब्जेक्टिव में। तो देखिए क्यूरी ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा की विमाएँ होती है। विमाएँ देखिए इसका फॉर्मूला हमें क्या करना है यहाँ पर बता देना है। तो 31 नंबर का फॉर्मूला जो होगा U बराबर माइनस वेक्टर M डॉट वेक्टर B। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की क्या, इसमें ऑप्शन बोलिए, निग्राहिता उच्च होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए, चुंबकीय धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, या ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी नंबर, निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए प्लस चुंबकीय धारणशीलता भी उच्च होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना पड़ता है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है। तो देखिए इसके बारे में ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, कैसे काम करता है गैल्वेनोमीटर जो है वोल्टमीटर की तरह कैसे काम करेगा, या फिर एक और क्वेश्चन आता है गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर की तरह कैसे काम करेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, वो डी नंबर में, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तब जो होगा परिवर्तित होगा। आगे देखिए 1 एम्पियर का प्रतिरोध व्यावहारिक होता है। 1 एम्पियर का जो प्रतिरोध है वो व्यावहारिक होता है किसका, कम का, बहुत अधिक का, बहुत कम का, यानी कि ऑप्शन होगा बहुत कम का। आगे देखिए आगे जो हम लोग का है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। रिजु धारा, तो रिजु धारा देखिए इसमें रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है जी, ऑप्शन बोलिए। यहाँ पर याद रखिएगा धारा के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में ये वृत्तीय रूप में क्या होता है, घूमता रहता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हम लोग का ए नंबर सही होगा। आगे देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्वि स्लाइट होता है, यहाँ पे स्लिट दिया है, स्लिट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी क्या, घटेगी, बढ़ेगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो याद रखिएगा अपरिवर्तित रहेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का है 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रेनल दूरी दिया है, फ्रेस्नल होता है, फ्रेनल दूरी ZF का मान होता है। तो देखिए ZF का मान कितना होता है जी, फॉर्मूला बोलिए, लिखाया गया है ये आप लोगों को क्लास में, अंदाज़ा लगाइए कौन सा होगा। तो ये होगा बी नंबर, A²/λ। अगला देखिए 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डाईऑप्टर में होती है। तो इसको बदल दीजिए, आप जानते हैं
फोकस दूरी की क्षमता कैसे निकालते हैं, तो P बराबर 1/f होता है, ये ना होता है P बराबर 1/f, और F बराबर यहाँ पे आपका दिया है 20 cm। cm को मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग, 100 से भाग देंगे, तो 20 25 100 यानी कि आ जाएगा 1/5, यानी कि अगर यहाँ पे 1/5 भरेंगे तो 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कितना आएगा इसका 5 डायप्टर। आंसर कौन सा सही होगा, तो वो होगा बी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 39 नंबर, कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन की एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके, एक चुंबकत्व का कारण उसके क्या होता है, तो वो होगा ऑप्शन पृथ्वी के अंदर एक बड़े चुंबक की उपस्थिति होती है। पृथ्वी के अंदर उपस्थित होता है एक बड़ा चुंबक, इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होती है लागू होती है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। निम्न में से कौन सा नियम जो है ऊर्जा का संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो लेंज का नियम है, बी नंबर कर रहा है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, एम्पियर का नियम, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन इसमें होगा लेंज का नियम। लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 41 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा I का समय t के साथ ग्राफ का अवलोकन करें और माध्य धारा का मान शून्य है, जबकि माध्य धारा का मान क्या है जी, इसमें शून्य है। तो इसका बताना है कि हमें क्या होगा, तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा ये नंबर सही होगा। आगे देखिए, आगे जो है हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन है, तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति इसमें बताइए क्या होगा, बोलिए इसका फॉर्मूला। आवृत्ति जो इसका होगा 50 हर्ट्ज होगा, यानी कि आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर। आगे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला भी लिखवाया गया, I बराबर फॉर्मूला लिखवाया गया है, तो ये देख लीजिएगा। आगे देखिए प्रत्यावर्ती धारा 43 नंबर जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा की शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए VVI क्वेश्चन है ये, यानी कि इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि √2 होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पल्स मॉडलन होता है, पल्स मॉडलन में जो होता है, मॉडलन क्या होता है जी, तो पल्स की ऊंचाई का, पल्स की चौड़ाई का, पल्स की स्थिति का, उपर्युक्त सभी, यानी कि ये इसमें ऑप्शन जो होगा सभी होगा। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लघु तरंगों का परास होता है, लघु तरंगों का परास कितना होता है, तो लघु तरंगों का परास जो होता है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज का होता है। इसका देख लीजिएगा, तरंग के बारे में जब लिखवा रहे थे उसमें है सब। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी डिस्क में 2 प्लेटें हैं, प्रत्येक सेक्टर में 256 बाइट्स हैं, प्रत्येक कोष्ठ में 256 सेक्टर तथा 2560 ट्रैक्स हैं, तो डिस्क पैक की क्षमता होगी कितनी होगी, तो इसका हम सॉल्व किए तो आपका आया ये 2560 गुणे 256 गुणे 256 गुणे 2 यूनिट, यानी कि इतना आंसर आया। आगे देखिए, आगे जो है हम लोग का वो 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है UHF, तो ये UHF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी परास कितनी होती है, अल्ट्रा हाई यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा ये कौन सा होगा, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज होता है, तो अल्ट्रा हाई जो होगा, अल्ट्रा वायलेट पढ़े होंगे, तो इसका आवृत्ति जो होता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर, तो देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है 25 को द्विआधारी में बदलना है, तो द्विआधारी में बदलने के लिए हम लोग करते क्या हैं, 2 से भाग लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 12 गुना 24 शेषफल आया 1, फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग लगेंगे तो हो जाएगा 2 छके 12, यानी कि शेषफल आया 0, फिर वैसे ही भाग लगेंगे 2 2 3 6
शेषफल कितना आया 0, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 एकम 2, शेषफल आया 1। यानी कि ये ऐसे चलते हैं नीचे से ऊपर, तो 1 1 0 0 1। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन जो दिया है वो सी नंबर दिया है, तो ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर से निकलने वाली धारा 2 मिली एम्पियर तथा संग्राही धारा 1.8 मिली एम्पियर है, तो बेस धारा का मान क्या होगा। इसका अगर मान निकालिएगा तो आपका आएगा 0.2 मिली एम्पियर। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बनता है वो हमेशा याद रखिएगा मुलायम इस्पात का बनता है। अगला 51 नंबर, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो निम्न में कौन सा सही है। तो 51 नंबर का ऑप्शन जो होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 जो होगा सही होगा। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपका कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की भांति कार्य कर सकता है, यानी कि स्विच के जैसा कार्य कर सकता है। कब, संतृप्त अवस्था में कि अंतक अवस्था क्षेत्र में, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी, यानी कि संतृप्त अवस्था में भी हो सकता है और अंतः अवस्था में भी हो सकता है। आगे देखिए कह रहा है कि स्मॉल एन द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो ये होता है लैम्डा इक्वल h/mv, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन 54 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ये पिछला वीडियो जो बनाया फिजिक्स का उसमें भी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है जी, तो ऊर्जा को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखिए 55 नंबर, किसी प्रकाशीय उपकरण की दो निकट वस्तुओं के पृथक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को कहते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता। सही है, देखिए ये विभेदन क्षमता सही होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 56 नंबर कह रहा है कि जब दो प्रकाश तरंगे व्यतिकरण करती हैं तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है, तो उन बिंदुओं की प्रकाश ऊर्जा कहाँ चली जाती है। तो याद रखिएगा उन बिंदुओं की प्रकाश ऊर्जा जो होती है, प्रकाश कहाँ चली जाती है इसमें कह रहा है। तो उन बिंदुओं का प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, यानी कि पुनः वो क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश जो है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है कौन, व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवण या वर्ण विक्षेपण। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ध्रुवण, पोलराइजेशन, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए 58 नंबर, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो वह बदल जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन को खो रहा है तो वो किस में बदलेगा, तो वो अल्फा कण में बदल जाएगा। आगे देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, इसके बारे में बोलिए क्या होती है, घटती है। यानी कि नली की लंबाई जैसे ही बढ़ेगा उसकी आवर्धन क्षमता घटती जाएगी। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का पतनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा इसका करेक्ट आंसर 20 cm। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है 61 नंबर, कह रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। पथांतर कितना, यानी कि पथ का अंतर कितना होता है जी, तो ये होता है 2n+1 इंटू λ/2। ये ऑब्जेक्टिव में VBI क्वेश्चन है, NCERT में 3 बार ये एग्जाम बोर्ड में पूछ चुका है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का 62 नंबर, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन की तरंग की लंबाई 400 नैनोमीटर है, इनमें किसके संवेग को मान अधिक है, किसका संवेग का मान अधिक है। तो इसका संवेग का मान जो होगा इलेक्ट्रॉन का भी होगा, फोटॉन का दिया है, दोनों के संवेगों के मान तुल्य हैं, इनमें से कोई है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है
वो कह रहा है कि किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है एक निश्चित डैश के तुल्य या अधिक। तो रिक्त स्थान में कौन सा भराएगा इसमें? तो रिक्त स्थान में जो होगा न्यूनतम आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी धातु के कार्यफलन फाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, ये न्यू ऐसे बनता है, भी होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे काट दिया जाता है, न्यू, तथा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा ई में संबंध है। तो ई बराबर होता है एच वी माइनस एच न्यू माइनस फाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है 65 नंबर। वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है कही जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो 66 नंबर है। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। तो अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो अभी इसके पीछे क्वेश्चन बताए हैं कितना होता है, 2 ही ना, 2 घटेगा तो अल्फा कण उत्सर्जित होगा। यहाँ पर देखिए 2 अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर। 67 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक फोटोन की ऊर्जा ई प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर है। मान λ1 प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है तथा λ2 फोटोन की तरंगदैर्घ्य है। तो λ1/λ2 का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, तो ये होगा e⁻⁻1। अगला देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन वो 68 नंबर। न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है, न्यूक्लियर घनत्व का क्रम कितना होता है जी, तो 10⁻17। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए जो अगला हम लोग का क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन और बाकी है। 70 क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि परमाणु का नाभिक प्रायः बना होता है। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है जी, बोलिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश सबसे ज़्यादा किसमें, प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है, हवा में होती है। हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इस तरीक़े से हम लोग ये क्वेश्चन निर्वात, इसमें देखिए प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें, हवा में। देखिए अगला जो है हम लोग का ये ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और देखेंगे, इस प्रकार हम लोग तैयारी कर लेंगे एग्ज़ाम बोर्ड की। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।